सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ लिया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कैसे कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड, फिर आगे की टॉपिक, फिर आगे को देखा जाएगा। तो देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। देखो उसने क्या कहा, जरा मैं इसको पहले आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा कि वो कहना क्या चाह रहा। मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास 2 न्यूटन का एक फोर्स है, इस तरह से, है ना। ये आपके पास है 2 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपका एक 3 न्यूटन का फोर्स है। अब वो ऐसा भी बना सकते हो तुम, ऐसा भी बना सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों से हमारे आंसर एक जैसे आते हैं। तो मान लो चलो मैंने ये बना दिया, ये हमारे पास एक 3 न्यूटन का फोर्स है। तो कह रहा है कि अगर ये 2 न्यूटन का और ये 3 न्यूटन का है, तो अब ये किस एंगल पे रखे हैं, जो थीटा है ये हमको पता नहीं है इस बार। हो सकता है पूरा फ्लैट रखा हो सकता है ऊपर को रखा है, कैसा रखा है वी डोंट नो। तो उसने कहा कि अगर एक 2 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा 3 न्यूटन का फोर्स है, तो उस टाइम पे इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है, ये आ रहा है 4 न्यूटन। ये आ रहा है हमारे पास 4 न्यूटन। तो बताइए ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह का हमारा एक क्वेश्चन आएगा। तो अब देखते हैं, चलो अब क्वेश्चन कैसे देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रूट ऑफ, अब ये तो बिल्कुल रट्टा होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल फॉर्मूला A² + B² + 2AB cos थीटा, ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो अब बच्चों देखो, A हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 न्यूटन, और B कितना हो जाएगा यहाँ, सॉरी A आ जाएगा यहाँ पर 2 न्यूटन, B हो जाएगा 3 न्यूटन जो हमको गिवन है, और रिजल्टेंट इस बार 4 न्यूटन दिया, यानी कि R दिया हमारे पास 4 न्यूटन, है ना। हमको सारी की सारी 4 की 4 चीज़ें पता चल गई हैं। तो देखिए अब एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं पहले। तो R की वैल्यू कितनी है देखिए 4, रूट ऑफ A की वैल्यू कितनी है देखिए 2 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू A की वैल्यू अगेन आ गया हमारे पास 2, और B आ गया हमारे पास 3, और कॉस थीटा, थीटा ही निकालना है इस बार, हमको थीटा का पता नहीं है थीटा कितना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। पहले एक काम करते हैं, चलो इसको और ज़्यादा और अंदर थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 4 4 3 12 कॉस थीटा, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा आपका 13 प्लस 12 कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, अब क्या करोगे इसका हम कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जिससे कि रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16 इक्वल टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा, क्योंकि देखो यहाँ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट गया, और इस साइड भी स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 13 को वहाँ ले जा लो, तो ये आ गया आपके पास 16 माइनस 13 इक्वल टू 12 कॉस थीटा। तो 16 में से अगर 13 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 3 12 कॉस थीटा। ओके, शायद इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो हमको थीटा से मतलब है, तो 12 को नीचे भेज देते हैं, तो 3/12 यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखो, अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 3/12 आपने, या फिर अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो 1/4 आ गई, है ना। यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपने क्लास 10th में 1/4 नहीं सुनी होगी, है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/4 नहीं सुनी होगी। तो ऐसा वाले केस में हम क्या करते हैं कि हमको तो थीटा निकालने से मतलब है, तो इस कॉस को हम उस साइड भेजेंगे। कॉस को जब उस साइड भेजेंगे तो ये आ जाता है कॉस इनवर्स, ये चीज याद रखिएगा, है ना। ये आ जाता है कॉस इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि जो भी कॉस होता है उसकी पावर -1 हो जाती है। साइन इनवर्स कहूंगा तो साइन की पावर आ जाएगी -1, टेन इनवर्स कहूंगा तो टेन की पावर आ जाएगी -1। ये कब होगा, जब मैं कॉस को मैंने इस साइड ले गया, है ना। इस साइड वैसे ले जाते नहीं है जनरली, कॉस इनवर्स दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो हायर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कि कॉस को अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/4, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज, वन 6 न्यूटन ईस्ट एंड अदर 6 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। फाइंड द एंगल ऑफ E विथ द रिजल्टेंट। तो वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा, हमारे पास देखिए 2 वेक्टर का रिजल्टेंट पूछ रहा है इस बार हमको ना एंगल दिया है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्थ और ईस्ट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट कह रहा है ना, जिससे कि हम एंगल का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज। पहले तो रिजल्टेंट निकालो, कह रहा है 2 फोर्सेज का। एक जो है आपका 6 न्यूटन ईस्ट में है, और दूसरा है आपका 8 न्यूटन नॉर्थ में, है ना। और उनके बीच में एक तो फाइंड द एंगल ऑफ E विद द रिजल्टेंट। अब वो क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा। एक हमारा ना रिजल्टेंट का E के साथ, यानी कि रिजल्टेंट का हमारे पास फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ भी एंगल पूछ रहा। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, सुनिए। अब क्वेश्चन कैसे होगा जरा समझिए। मान लो एक वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर हमारे पास है 8, रुक जाओ एक सेकंड, 6, हाँ। पहले वाला ईस्ट की तरफ को जा रहा है, यानी कि ये 6 न्यूटन का हमारे पास फोर्स है,
और दूसरा वाला बिल्कुल नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ को हमारे पास है 8 न्यूटन का। तो पहले तो पूछ रहा है कि इनके बीच में एंगल कितने का होगा, है ना, एंगल सॉरी पहले भी तो पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट। तो बच्चों अब बिल्कुल अगर एक नॉर्थ और एक ईस्ट की तरफ को है तो एक्जैक्टली हम बता सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड जैसी चीज़ है कि एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हमारा एंगल तो कह नहीं रहा है, लेकिन हमको खुद ही सोचना पड़ेगा कि वो कह रहा है एक ईस्ट का और एक नॉर्थ को है, तो इसका वाला एंगल उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही होता है। क्योंकि हमारे पास जब एंगल्स को हम बनाते हैं तो वी ऑलरेडी नो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से बनाते हैं ना, तो सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो देखिए अब हमारे पास a कितना हो गया 8 न्यूटन, 8 का स्क्वायर, b कितना हो गया 6 न्यूटन, 6 का स्क्वायर। तुम इसको 6a इसको b ले लो, क्या फर्क पड़ा, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6। अब देखिए cos कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया 90, और cos 90 की वैल्यू सभी को पता होती है कितना होता है 0। तो 8 8 64 और 6 6 36 प्लस ये cos 90 जीरो हुआ, तो इसने पूरे मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ को जीरो ही बना दिया। तो इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100, यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 100, यानी कि रिजल्टेंट आ गया √100, यानी कि रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट, पहला आंसर हमारा आ चुका है। यानी कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना इस डायरेक्शन में ये हमारे पास आएगा कितना 10 न्यूटन का रिजल्टेंट आएगा। ओके, अब उसके बाद देखा जाए तो इसका पैरेललोग्राम हमारे पास ये वेक्टर इसकी तरह बनेगा, स्क्वायर की तरह बनेगा। अगर तुम इमेजिन करना चाहते हो तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा फील कराने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ सुनिए, हमारे पास वो तो आ गया है कि इसका रिजल्टेंट कितना है। अब देखिए जरा सा, अब उसका हमारे पास इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसका रिजल्टेंट का उसके एंगल के साथ, सॉरी उसके जो एक फोर्स था उसके साथ कितने का एंगल है। जैसे कि मैंने ये बनाया था कि आपका ये हो गया हमारे पास 6 न्यूटन, ये हो गया हमारे पास 10 न्यूटन, और ये हो गया हमारे पास इसका रिजल्टेंट। ओके, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट इसका, और रिजल्टेंट सॉरी ये रिजल्टेंट था आपका 10 न्यूटन का। ओके, तो ये वाला एंगल पूछना चाह रहा, और मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट का जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके साथ जो एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास पीछे आंसर आया था b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यही फॉर्मूला। तो ये था आपके पास tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब देखते हैं जो हमारे पास b कितना है। देखिए अब यहाँ पर a और b हमको ढंग से लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो a था वो है 6 न्यूटन और जो b है वो कितना है 8 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले इसकी बात हो रही थी। तो इसको पुट कर लेते हैं हम, तो आ गया हमारे पास आंसर b की वैल्यू आ गई 8, यानी कि इसको रख देंगे 8 इंटू साइन थीटा। अब देखिए थीटा कितना था, थीटा किसको यूज करते हैं हम, जो दो वेक्टर के बीच में होता है, जो दो वेक्टर के बीच में होगा, जो कि यहाँ पर होता था कहीं पर, है ना, यहाँ पर होता था, जो कि कितना है अभी 90 डिग्री। तो साइन कितना आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए कितना हो जाएगा 6 न्यूटन प्लस बी कितना था 8 न्यूटन, कॉस अगेन थीटा कितना आ जाएगा 90। ओके, अब देखते हैं साइन 90 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो आंसर कितना आ गया 8/6। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/3। तो अब फिर से क्या करेंगे, हमको खाली अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर एंगल्स को निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने एक दो क्वेश्चन यहाँ पर अभी किए हैं रिजल्टेंट का कैसे हम यूज़ करते हैं। धीरे धीरे हम इसके और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको पता चलेगा एक्चुअली ये यूज़ कहाँ पर होता है। और ये टॉपिक आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्लास 12th में वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आता है, रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है, हमको घूम फिर के यहीं पर ही आना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर आते हैं हम कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन के बारे में। जैसे हमारे अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं, उन सारे वेक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट जैसे देखिए आपका पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स, है ना। वैसे तो इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर मैंने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पहले दे दिया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, फिर भी देखिए यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसका मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से भी बताया भी था। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर। मैंने कहा कि इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, बस यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एक वेक्टर ये कह दिया और एक वेक्टर ये कह दिया, तो ये भी सी और डी कह दिया मैंने इनको, तो सी और डी भी क्या है आपके बराबर है, बस उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी
सेम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। अब उसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, देखिए द नेगेटिव वेक्टर्स, यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर्स भी आएगा। ओके, द नेगेटिव वेक्टर्स इज डिफाइंड एज दे हैव अपोजिट इन डायरेक्शन विद ईच अदर। दो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। लेकिन इस बार इसने क्या कहा, लेंथ उनकी इक्वल होना हो चलेगा। ओके, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे एग्जांपल के लिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों को हम अपोजिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जैसे देखिए एक वेक्टर मैंने ये लिखा, एक वेक्टर मैंने ये लिखा, तो ये भी ऑपोजिट वेक्टर है। ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, तो ये भी क्या है, आपके ऑपोजिट वेक्टर हैं। जैसे एक वेक्टर मैंने ये लिखा, एक वेक्टर मैंने ये लिखा, ये सी बोल दिया मैंने, ये डी बोल दिया, तो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये डी को मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ को खींच दूँ तब भी अपोजिट वेक्टर ही कहलाए जाएंगे। तो उनके मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं अपोजिट या सॉरी नेगेटिव वेक्टर्स, या अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं इनको, है ना। चलिए अब देखिए अगला चीज देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, वो है आपका को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। दो वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे जब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो दो वेक्टर को हम को इनिशियल तब कहेंगे जब उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो यानी कि सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर मैंने यहीं से स्टार्ट किया ये बी, उनकी डायरेक्शन कैसी भी हो डजंट मैटर, बस उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। हो सकता है ये एक वेक्टर ऐसा देखो, ये सी आ गया, तो ए बी सी ये हमारे तीन के तीन को इनिशियल वेक्टर हैं। तो को इनिशियल वेक्टर दो हों ऐसा जरूरी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये भी आपका को इनिशियल, ये डी कह दिया मैंने, है ना, तो ए बी सी डी ये तीन के तीन हमारे पास, चार के चार हमारे पास क्या आ गया, को इनिशियल, ये स्टेट है, तो ये हमारे पास क्या है, को इनिशियल। तो को इनिशियल के लिए क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ए वेक्टर, ठीक है, मान लो मैंने कह दिया ये बी वेक्टर, अगर मान लो तीसरा वेक्टर इसी के ऊपर आ गया ये सी वेक्टर, तो तब भी ये को इनिशियल है। ठीक है, तब भी ये को इनिशियल है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने कह दिया डी वेक्टर, तो ये सारे के सारे कैसे वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नाम से यहाँ पर क्लियर हो जाएगी चीज़ें। को इनिशियल यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे बच्चों को इनिशियल वेक्टर का एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर कुछ नए वेक्टर्स, जैसे कि आपका अब फोर्थ वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स या इसको वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स बोल देते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे होते हैं। लीनियर का मतलब होता है लाइन, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर होते हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पूरे के पूरे सारे के सारे वेक्टर हो जाएंगे ना, फिर उनके मैं फटाफट एग्जांपल आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें सारी की सारी। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, देखो को का मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेक्टर लिए, फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर लिया ए, ये हमारे पास ए वेक्टर है। ओके, मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया बी, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गए। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूँ जैसे ए वेक्टर ये था, मैंने एक वेक्टर ले लिया सी, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये कोलिनियर वेक्टर है, तो आंसर है यस, ये कोलिनियर वेक्टर है। क्योंकि कोलिनियर वेक्टर मैंने क्या कहा था, कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन सेम होनी चाहिए उनकी। लाइन का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर भी तो रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था वेक्टर को हम फ्री स्पेस में कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं, तो ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये मत समझना है कि वो अलग लाइन पे है, अलग लाइन पे कब होगा, जैसे एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, अब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, जो सेम लाइन पर होते हैं। जैसे फिर से और कुछ एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड चलेगा कम ज़्यादा। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर है, ये हमारे पास एक और वेक्टर है, ये तीनों ही आपस में कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, कोलिनियर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे के सारे कोलिनियर हैं, सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या ये कोलिनियर वेक्टर है डी वाला, तो आंसर है नहीं, ये इनका कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है भाई। ठीक है,
क्या अब देखिए, क्या ये इसका कोलिनियर है ई वाला? नहीं है भाई, ये देखो इसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन अलग है, इसको अगर मैं उठा के यहाँ पर रखूँ तो ऐसा हो जाएगा, कोलिनियर नहीं होगा ये। ठीक, तो कोलिनियर के लिए एक ही कंडीशन होती है, उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए सेम, यानी कि उनकी वो सेम लाइन पर ही अलाइन होने चाहिए, है ना। वो अगर हम उसका मतलब भले ही उनकी लेंथ कम ज़्यादा हो, यानी कि मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो, चलेगा, क्या होना चाहिए? सेम लाइन पर, इस तरह से वो सेम लाइन पर होने चाहिए। ओके, तो बच्चों आप देखो यहाँ पर दो वेक्टर आपके और बचे हैं, एक है आपका जीरो वेक्टर और एक है यूनिट वेक्टर। इसमें से जो यूनिट वेक्टर वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वो जीरो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है, यानी कि जीरो वेक्टर, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब जीरो वेक्टर भी बन सकता है। ओके, तो ऐसी चीजें हैं जिनके पास डायरेक्शन तो है बट मैग्नीट्यूड ही जीरो है, ऐसा वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड ही जीरो है, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे किस तरह का क्वेश्चन है, मान लो आपने एक जो है बहुत बड़ा अपना एम रखा है ना, तो आपको डायरेक्शन मिल चुकी है, लेकिन अगर आपके एफर्ट बिल्कुल जीरो है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो है, तो आप कहलाए जाओगे जीरो वेक्टर। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास मेहनत तो आप बहुत करते हो लेकिन आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है, तो आप वहां पर कहलाए जाओगे स्केलर। ठीक है, स्केलर यानी कि डायरेक्शन तो है बट मैग्नीट्यूड नहीं है, सॉरी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। जैसे कोई रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी और सही मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा तो यू आर एक्ट लाइक अ परफेक्ट वेक्टर। ठीक है, आप बिल्कुल एक बढ़िया वेक्टर की तरह काम करोगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो जीरो वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसका एग्जांपल हो सकता है जीरो डिस्प्लेसमेंट की मैं आराम से यहाँ पर बात कर सकता हूँ कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो, वेलोसिटी कैन बी जीरो ऑल्सो, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जीरो वेलोसिटी क्या है? उसके बाद वेलोसिटी तो है लेकिन लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है ना, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जीरो वेक्टर। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, जो सबसे ज़्यादा आपका यूज है वो आएगा आपका अगला टॉपिक यूनिट वेक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जैसे आपका टॉपिक है अब यूनिट वेक्टर क्या होता है जरा देखते हैं। अ वेक्टर विच डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी कुछ डायरेक्शन मान लो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन को बोल देता हूं मैं कि उसकी डायरेक्शन है तुम्हारी टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, और जो मतलब मैंने तुमसे कहा कि ईस्ट की डायरेक्शन को जाओ, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन को जाओ। अब मैंने उसका मैग्नीट्यूड को इस तरह से मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड उसको इस तरह से मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, मतलब दो लाइन के अंदर। तो मैंने कहा कि तुमको ईस्ट की तरफ जाओ और कहा मैंने 5 किलोमीटर जाओ, ठीक है। तो अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस पूरे सीन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर को शो करते हैं ए, जैसे मैंने लिखा ए कोई वेक्टर लिखा, तो यूनिट वेक्टर को शो करते हैं उसके ऊपर इस तरह से एक एरो बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैप। तो ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर फुल वेक्टर विथ डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अब वेक्टर में क्या है? मैंने क्या कहा? 5 किलोमीटर जाओ टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ को 5 किलोमीटर जाओ डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? खाली ईस्ट बचेगा। और कितना ईस्ट बचेगा? 1 यूनिट ईस्ट, 1 यूनिट। 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 यूनिट, जो भी किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर है। तो क्या समझ में आया अभी तक? यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि यूनिटी होता है, 1 होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ये होता है 1, है ना, यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी कि सबसे छोटी चीज। तो ऐसा वेक्टर, और हमारे पास नंबर्स में सबसे छोटा होता है 1, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड को यहां पर क्या कर रहा हूं? 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और उसके बाद डायरेक्शन होती है, तभी वो वेक्टर है। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसके बाद डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड है सिर्फ 1, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा? ये हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये मैंने कहा ए वेक्टर है। इसके बाद जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड था 10 यूनिट, कुछ भी 10 यूनिट है।
मैंने कहा बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए कैप किया, और ए कैप मैंने क्या कहा, फुल वेक्टर जो पूरा वेक्टर था उसको मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो पूरे वेक्टर में होती क्या क्या चीज़ें हैं, पूरे वेक्टर में होता है एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पर था मैग्नीट्यूड था और क्या थी, डायरेक्शन थी, डिवाइडेड बाय क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया 1 टाइम्स, तो बचेगी क्या, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देंगे तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फिर से सुनिए, अब इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ और आपको समझाने के लिए ही लेवल बढ़ा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड। जेड इस तरह से है, इस तरह से है, कुल मिला के इस तरह से है, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पर बना नहीं सकता हूँ तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा उसको, जेड। तो देखिए मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा। तो बताइए इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो मैंने कहा कि एक्स डायरेक्शन में हो गया मान लो 2 किलोमीटर, इतना गया 2 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो मैंने 2 किलोमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स की डायरेक्शन ही डायरेक्शन मिल जाएगी ना। तो जो एक्स की डायरेक्शन मिलती है, यानी कि एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको यहाँ पर बोलते हैं आई, उसको बोलते हैं आई कैप। वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। तो यानी कि यहाँ पर एक्स का यूनिट वेक्टर शो करने के लिए यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो हमको क्या मिलती है, आई कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ वाई डायरेक्शन, तो ये मिलेगी हमको जे कैप। सेम जेड डायरेक्शन की क्या मिल जाएगी, के कैप। तो हमारे पास ये कुछ क्या होती हैं, यूनिट वेक्टर आती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर मान लेते हैं ना वो एक्स में जा रहा है ना वो वाई में जा रहा है, मान लो इस तरह से रैंडमली कहीं को भी जा रहा है ना, किसी और डायरेक्शन में जा रहा। तो बच्चों अगर वो इस तरह से जा रहा है तो या तो एक्स वाई प्लेन पे होगा या वाई जेड प्लेन पे होगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारे पास आगे के टॉपिक में आएगा, जब हम यहाँ पर सबके कंपोनेंट निकालते हैं जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, है ना। कुल मिला के अभी मेरा यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना है यूनिट वेक्टर, तो शायद आप लोग इसको अभी समझ चुके होंगे। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, अब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब किसी वेक्टर को ए वेक्टर से ही शो करते हैं, ए के ऊपर एरो, तो जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, और उसको शो करते हैं ए कैप से। फिर मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, मैंने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वेक्टर ये वाला ए वेक्टर यहाँ पर लिख दिया और ए मैग्नीट्यूड को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि फुल वेक्टर क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये उसी से फॉर्मूला निकल के आया है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर सम अप करते हैं, सो मिलते हैं कल।